देख रहे हैं केस फाइल इंडिया। ये वीडियो पब्लिक रिकॉर्ड्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड है। इसका मकसद सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल है। किसी को बदनाम करना मकसद नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास विश्लेषण में। सोचिए, क्या हो अगर किसी अपराध का फैसला आने में इतना लंबा वक्त लग जाए कि पीढ़ियां की पीढ़ियां गुजर जाएं। आज हम ठीक ऐसे ही एक मामले की गहराई में जाने वाले हैं। ये कहानी है बेहमई नरसंहार की, एक ऐसा केस जिसने भारत की कानूनी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि आखिर एक फैसले में 4 दशक से ज्यादा का समय कैसे लग गया। अब देखिए, 43 साल, ये कोई छोटी अवधि नहीं होती। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक पूरी जिंदगी है। ये एक ऐसी लंबी कानूनी लड़ाई की दास्तान है जिसने पीड़ितों और आरोपियों दोनों के परिवारों को दशकों तक अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया। बेहमई केस भारत के कानूनी इतिहास के सबसे लंबे मामलों में से एक बन गया है। जरा सोचिए, जब 1981 में ये घटना हुई थी और जब 2024 में इसका फैसला आया, तब तक दुनिया कितनी बदल चुकी थी। वक्त कैसे सबसे बड़ा न्यायाधीश बन जाता है, जरा इन चौंकाने वाले आंकड़ों पर गौर कीजिए। शुरुआत में इस मामले में 34 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन 2024 में जब अंतिम फैसला सुनाया गया, तब तक उनमें से 31 आरोपियों की मौत हो चुकी थी। यही नहीं, मामले के 28 गवाह भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। और नतीजा क्या निकला? इतने दशकों बाद सिर्फ एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा मिली और एक को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया। सच कहें तो बाकी सभी के लिए तो समय ने ही अपना फैसला सुना दिया था। तो चलिए, कहानी की शुरुआत में चलते हैं और बात करते हैं 1981 के बेहमई नरसंहार की। इस पूरे मामले की जो सबसे दिलचस्प और जटिल बात है, वो ये है कि उस दिन असल में क्या हुआ था। इसे लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां मौजूद हैं। एक तरफ वो लोकप्रिय धारणा है जो हम सबने शायद सुनी हो कि ये फूलन देवी का ठाकुर जाति के गिरोह के नेताओं के खिलाफ एक क्रूर बदला था, जिन्होंने उनके साथ भयानक यौन हिंसा की थी। लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीणों का अपना पक्ष है। उनका मानना है कि ये 2 विरोधी गिरोहों के बीच की लड़ाई थी, जिसमें स्थानीय लोगों को पुलिस का मुखबिर होने के शक में बेवजह निशाना बनाया गया। दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं और दोनों ही अपने आप में बहुत गंभीर हैं। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसकी सच्चाई दिल दहला देने वाली थी। यमुना नदी के किनारे 20 पुरुषों को एक कतार में खड़ा करके मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वालों में 17 लोग ठाकुर समुदाय से थे, लेकिन उनके साथ एक दलित मजदूर, एक मुस्लिम व्यक्ति और एक ओबीसी समुदाय का सदस्य भी इस भयानक गोलीबारी का शिकार हुआ। इस नरसंहार का पैमाना और क्रूरता इतनी ज्यादा थी कि इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसका असर सीधा राजनीति पर पड़ा और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया था। अब आते हैं मामले के सबसे उलझे हुए हिस्से पर, फूलन देवी का कानूनी बचाव और अदालती अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन का वो विवाद जिसने न्याय की रफ्तार को रोक दिया। ये घटनाक्रम बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाता है कि इस केस में कानूनी दांवपेच किस तरह से खेले गए। देखिए, 1983 में फूलन देवी ने मध्य प्रदेश में एक एमनेस्टी योजना के तहत सरेंडर किया। शर्त यह थी कि उन्हें यूपी की जेल में नहीं भेजा जाएगा। अब नतीजा यह हुआ कि यूपी की अदालत से समन तो निकलते थे, लेकिन वो बिना तामील हुए यानी बिना उन तक पहुंचे ही वापस लौट आते थे। फिर 1994 में तो यूपी सरकार ने जनहित का हवाला देकर मामले ही वापस लेने का फैसला कर लिया। हालांकि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया, लेकिन तब तक पूरी कानूनी प्रक्रिया एक ऐसी भूल भुलैया बन चुकी थी जिससे बाहर आना मुश्किल लग रहा था। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, 11 साल। जी हां, इतने भयानक और संगीन आरोपों के बावजूद फूलन देवी ने मध्य प्रदेश की जेलों में 11 साल गुजारे। लेकिन उस पूरे समय के दौरान उन पर उत्तर प्रदेश की अदालत में इस मामले का मुकदमा एक बार भी शुरू नहीं हो सका। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिस्टम की उन कमियों की जिसने देरी की इस आग में घी डालने का काम किया। गायब फाइलें और संस्थागत विफलताएं। ये टाइमलाइन अपने आप में सिस्टम की नाकामी की पूरी कहानी बयां करती है। 1981 में वो खौफनाक नरसंहार हुआ, 1983 में सरेंडर हुआ, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, जीवित बचे आरोपियों के खिलाफ आधिकारिक रूप से आरोप तय होने में 31 साल लग गए। जी हां, आरोप 2012 में जाकर तय हुए और उसके बाद फैसले की घड़ी आते आते 2024 आ गया। ये सिर्फ देरी नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर आपको लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, तो 2020 की इस घटना को देखिए।
उस समय लग रहा था कि शायद अब आखिरकार अदालत अपना फैसला सुना ही देगी, लेकिन तभी अदालत के रिकॉर्ड से मामले की मूल केस डायरी ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। मतलब इतने हाई प्रोफाइल मामले का सबसे अहम दस्तावेज ही गायब। इस भारी लापरवाही ने फैसले को और भी टाल दिया, वो भी तब जब बचे खुचे गवाह और पीड़ित उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे। और यही हमें हमारे आखिरी और सबसे अहम पहलू पर लाता है। न्याय में देरी का मतलब है न्याय से इनकार। 43 सालों की इस थका देने वाली कानूनी लड़ाई का इंसानी मूल्य क्या रहा? मुख्यवादी राजाराम के बेटे राजू सिंह के ये शब्द शायद उस पीड़ा को सबसे अच्छी तरह समझाते हैं। वो कहते हैं, उस फैसले का क्या मतलब जिससे आने में 4 दशक से ज्यादा लग गए, मामले से जुड़े ज्यादातर लोग तो मर चुके हैं। वाकई एक ऐसा फैसला जिससे सुनने के लिए ना तो अधिकांश आरोपी जिंदा बचें और ना ही अपने खोने वाले पीड़ित। वो इंसाफ कम और एक लंबी त्रासदी ज्यादा लगता है। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर कोई कानूनी मुकदमा इतना लंबा खिंच जाए कि वो उसमें शामिल पीड़ितों, आरोपियों और गवाहों की उम्र से भी बड़ा हो जाए, तो क्या वो आखिरी फैसला सच में न्याय होता है या फिर वो सिर्फ कागजों पर सिमटी एक नौकरशाही औपचारिकता बनकर रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। और सब्सक्राइब करें केस फाइल इंडिया। सच की तलाश के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक सच की तलाश जारी रहेगी।